नमस्कार, आप देख रहे हैं मरुधर बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ स्फूर्ति सिंह। इस वक्त मैं हूं वार्ड 30 में, जहां मेरे साथ है वार्ड 30 के पार्षद मोहम्मद शरीक मणिहार। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है मरुधर बुलेटिन में। जी नमस्कार। सर, आपने आपके पार्षद बनने के बाद में किस तरीके से आपके क्षेत्र में कार्य किया है? पार्षद बनने के बाद में हमारा जो वार्ड था, जी। सौम्या गुजर जी ने फर्स्ट बार एक बार पूरे विद्याधर नगर के सभी वार्डों का दौरा किया। तो मैं उनके साथ में पूरे 42 वार्ड घूमा। तो मुझे तो ये नज़र आया कि मेरा जो वार्ड था सबसे पिछड़ा हुआ था। न यहाँ रोडें हैं, न लाइट की व्यवस्था थी, न सीवरेज की व्यवस्था थी, न नालियों की थी। सीवरेज की सबसे ज़्यादा ब्लॉकेज आती थी यहाँ, हर एक दिन में 5-5 जगह। जी। मैंने स्टार्टिंग से भी वर्क किया, उनकी सीवरेज की सारी व्यवस्थाएं सुधारी। सीवरेज की सुधारने के बाद में साफ़ सफाई के पीछे पड़े, रोडों की व्यवस्थाएं सुधरवाई। जी, तो ऐसे में सबसे जटिल समस्या क्या थी आपके सामने? हमारे आज की मेरी क्या मतलब, हर व्यक्ति की मान लो, हर पार्षद की मान लो, हर इंसान की सबसे बड़ी जो व्यवस्था है वो चरमरा रखी है बीवीजी की वजह से। ये जो डोर टू डोर कचरा संग्रहण का कार्य चलाया गया बहुत अच्छा था, मगर ये इसमें कामयाबी नहीं मिल पाती है। ऐसा क्यों, मतलब क्या कारण हो सकते हैं? ये व्यवस्था भाई व्यवस्था जो बीवीजी की तरफ से जो सिस्टम चलाया गया ना, वो सिस्टम के जो कार्य करने वाले उनको सिस्टम में डाला जाए, चेकिंग व्यवस्था हो। कोई भी चेक करता नहीं है, जनता की फीडबैक लेता नहीं, इनके अधिकारी आते नहीं हैं, इनके कर्मचारी वगैरह कोई आए कम से कम महीने में 15 दिन में इनसे जनता से फीडबैक ले, भाई तुम्हारे पास कितने दिन से गाड़ियाँ आ रही है। गाड़ियाँ नहीं आने की वजह से कचरे की सबसे बड़ी समस्या पार्षद के लिए सबसे बड़ा सरदर्द तो ये है कि कचरे की गाड़ियाँ नहीं आ पाती, जगह जगह कचरे के ढेर लग जाते हैं। उस व्यवस्था के पीछे भी बहुत पड़े। बाकी मैं सारी व्यवस्थाएं सुधार पा रहा हूँ, मगर मेरे सबसे बड़ी समस्या है कि बीवीजी की व्यवस्था मैं नहीं सुधार पा रहा। आए दिन ड्राइवर चेंज हो जाते हैं, कभी कोई चेंज हो जाता है, कभी इनके वेंडर्स चेंज हो जाते हैं। कुछ समझ में नहीं आता कि किस तरह से कार्य किया जाए। इस क्षेत्र में देखा जाए तो थोड़े लघु उद्योग वाले लोग हैं जो मतलब रोज़ पर डे के हिसाब से कमाते हैं खाते हैं, तो उन लोगों के लिए आपने कुछ सोचा है कि वो किस तरीके से सरवाइव कर पाए या क्या? यहाँ के ये एशिया का अगर सरकार का ध्यान इधर आना चाहिए। मणियार एक ऐसा समुदाय जो लाख चूड़ी व्यापार को जिंदा किए हुए है। एशिया का सबसे बड़ा मार्केट आज जोटवाड़ा में स्थित है, और लाखों लाखों लोगों का कारोबार, रोजी रोटी इस धंधे से चल रही है। खासकर वो महिलाएं जिनके जो विडोज हैं, या जिनके पति विकलांग है, या जिनके पति नशा करते हैं, उन महिलाओं को बहुत अच्छा कारोबार मिला हुआ है। वो 200, 300, 400 रुपये कमा कर अपना गुजर बसर करती है। आज कभी भी इस व्यापार को, आज ये कोविड के बाद में ये व्यापार बहुत ही डाउन होता चला जा रहा है। किसी का इधर ध्यान आकर्षित नहीं हो रहा है, इनको लोन्स की व्यवस्था नहीं हो पा रही है। कोविड के टाइम भी ये हालत होगी कि हैंड टू माउथ हो गए थे ये लोग। हमने अगर इनकी व्यवस्था उस टाइम नहीं करी होती तो ये भूखे मर जाते। तो कोविड की अगर बात करें तो उस समय आपने इनकी किस तरीके से मदद करी, क्या कार्य करा आपने आपकी तरफ से? कोविड के टाइम में हमने 68 डेज तक इनको कंटिन्यू, पहले ड्राई राशन जो हैंड टू माउथ हो गए, लोग खाने के लाले पड़ गए इनके, गाड़ियों के पास बना के इनको पहले ड्राई राशन बांटा। फिर ड्राई राशन से भी इनकी बात नहीं हो, हम सेट नहीं करा पाए, संतुष्ट नहीं हो पाए, तो फिर पका हुआ खाना बांटा। सुबह हम कम से कम 1200-1300 पैकेट सुबह बांटते थे, 1200-1300 पैकेट शाम को बांटते थे। और बड़ी मुश्किल से इनको मैंने जो भी यहाँ से प्लान करना चाह रहा था सबको रोका, भाई आपको भूखे तो नहीं मरने देंगे, आप खाना आपको खिला देंगे, बाकी आप कहीं भी भागो मत, जाओ मत, नहीं रास्ते में परेशान हो जाओगे। उस टाइम सीन देखते थे रास्ते का तो बहुत परेशान थे लोग बाग। गर्भवती महिलाओं के लिए दिक्कत आ रही थी, उनके पास मोड़ की सुविधा की नहीं होने से हमने फिर अपनी गाड़ियों के अंदर ले जाना, उनकी डिलीवरीज करवाने, उनको सुविधाएँ देना। तो ये सब बहुत स्ट्रगल करना पड़ा उस टाइम, बड़ी मुश्किल से इस चीज़ को, इस व्यापारियों को। आज भी वो जो यहाँ से वर्कर्स चले गए वो आज तक वापस नहीं आए, इसलिए आज बचा के रखना पड़ा, और ये कारोबार जो है जिंदा है। तो आज वो जो कारीगर यहाँ रह गए, या हमने उनकी जिस तरह से सेवा करी, तो आज कोविड के टाइम पे जो काम था, मतलब बहुत ज़्यादा ही आपने नेक काम किया है अगर हम कहें तो, क्योंकि उन लोगों की मदद करना जो यहाँ पर रहते हैं, जिनके जो अपने गांव से दूर दूर से आके यहाँ पर रहे हैं, उनके लिए आपने मदद की, उनको रोका कि, और उनको खाना भी प्रोवाइड करा, जो बहुत ही अच्छा काम है। सर, नगर निगम की अगर बात करें तो नगर निगम की तरफ से आपको कितना सपोर्ट है, कितना क्या वहाँ से बजट हुआ है?
नगर निगम की तरफ से हर एक पार्षद को 50-50 लाख रुपए का बजट मिला है, जो कि बजट बहुत ही कम है। और जैसे मेरे जैसे पिछड़े वार्ड के लिए तो मान लो कि आज ये 2.5 करोड़ भी बजट दे तो हम इनको सुधार नहीं पाएंगे, इतनी रोडें ख़राब है सब। जैसे 5 गुना बजट दें तो फिर भी हम तो लाइटों की सुविधा नहीं हो पाती। लाइटें भी कंप्लीट मिल रही हैं मगर वो जितनी मिलनी चाहिए उतनी लाइटें नहीं मिल पा रही हैं। फेज वायर की प्रॉब्लम्स है कहीं। तो सर ये जो प्रॉब्लम्स है ये आपने कभी उधर निगम में कभी रखी नहीं वहाँ पर? हमने रखी नहीं, बहुत ज़्यादा हिसाब से रखी, बेहिसाब से रखी। यहाँ तक तो यहाँ के इनके तो जो एक्शन लाइट वगैरह है ये फ़ोन ही नहीं उठाते। बड़े स्ट्रगल करिए मगर अभी चलो वो भी व्यवस्था भी इनकी लाइट की भी प्रॉब्लम दूर करी है, मगर बहुत मशक्क़त करनी पड़ती है हर काम के लिए। ऐसा नहीं होना चाहिए, हर काम का एक सिस्टम होना चाहिए, सिस्टम के अनुसार कार्य होना चाहिए। एक पार्षद है वो 50 चक्कर निगम के खाएगा तो भी उसके काम नहीं हो पाते, ऐसा नहीं होना चाहिए। सिस्टम में थोड़ा सा मजबूती आनी चाहिए। वैसे कार्य सुनवाई जन सुनवाई आदमी आता है तो हम तो उनको संतुष्ट करके ही भेजते हैं कि आपका काम करवाएंगे, मगर हम जब भी कर सकते हैं जब आगे हमारा साथ मिले। आज चाहे वो चेयरमैन्स हों, चाहे महापौर हों, चाहे सीओ, अब सीओ साहब के पास भी मिलते हैं, सीओ साहब आपके मार्क करके आगे वो फ्लेक्शन कर भेज देते हैं, पर आगे से भी कार्य फिर हो नहीं पाता है। जी, आपके कंधों पे बेसिकली देखा जाए तो बहुत जिम्मेदारियां हैं, लेकिन आप भी क्या करें जब तक निगम से कुछ आपको भी वैसा ही सपोर्ट ना मिल पाए, तो उसके लिए आप भी क्या कर सकते हैं सर? और आगे के लिए आपकी क्या योजनाएं हैं जो आप चाहते हैं आपके क्षेत्रवासियों के लिए करना? आप डेवलपमेंट से रिलेटेड या कुछ भी जो इस क्षेत्र में बहुत अच्छा क्षेत्र साबित हो, इसके लिए आप क्या करना चाहेंगे? पहले तो मैं इनकी बेसिक सुविधाएं पर मैंने फोकस कर रखा है। जैसे लगभग सीवरेज की व्यवस्था मैंने सुधारी है, सीवरेज सुधार दें, फिर लाइट्स की व्यवस्था सुधार दें, रोडों की व्यवस्था सुधार दें, कुछ ग्रीनेस आ जाए, जो बेसिक सुविधा तो दे हम इनको। इसके अलावा तो जैसे यहाँ कोई सुलभ कॉम्प्लेक्स नहीं है, शौचालय नहीं है, यहाँ कोई पाठशाला स्कूल वगैरह नहीं है, बालिकाओं के लिए कोई स्कूल पाठशालाएँ नहीं हैं, और सामुदायिक केंद्र नहीं है, कोई डिस्पेंसरी नहीं है, कोई जनता क्लिनिक नहीं है। बहुत हज़ारों समस्याएं है करने के लिए, तो जज्बा भी है करने का, मगर अब जब तक हमारा कोई आगे रिस्पांस मिले जब भी तो हम लेकिन सिस्टम ढीला है आपका ही कहना है? हाँ, सिस्टम में हमारे का हम जाएं कहीं भी तो रिस्पांस मिले जब भी तो हम इस काम को कर सकते हैं। हमारा जज्बा है कि हम जो बेसिक सुविधाएं हैं एक आम नागरिक को मिलनी चाहिए, वो होनी चाहिए। एक शिक्षा की व्यवस्था मिलनी चाहिए, हेल्थ भी जो ये व्यवस्था मिलनी चाहिए। स्वास्थ्य, आज हमारी महिलाएं, गर्भवती महिलाएं वो परेशान होती रहती हैं, आसपास में कोई चिकित्सा व्यवस्था नहीं है। तो गवर्नमेंट की तरफ से मैं ये कहना चाहता हूँ कि वार्ड में ये सुविधा भी हो, जिससे छोटे मोटे गरीब तबके के लोग, आदमी जिसके पास 10 रुपये ही नहीं है तो वो कहाँ से दवा लाएगा, तो उसको भी तो इलाज देना हमारा ही कर्तव्य है ना, वो कहाँ से लाएंगे। इसलिए उनको सुविधाएं हमारे वार्ड में इस तरह की कोई डिस्पेंसरी हो जहाँ वो जाए और निःशुल्क दवा लेके आ जाए। अब उसके बाद 10 रुपये ही नहीं होगा तो वो कहाँ, तो वो SMS तक जाएगी, कहाँ वो दवा लेके आएगी। सर, कोरोना का आपने दौर देखा, वो पूरा मंजर आपने अपने आंखों से देखा, किस तरीके से लोग परेशान हुए। थर्ड वेव भी नज़दीक है, ऐसा कहा जा रहा है कि आ सकती है थर्ड वेव भी। तो ऐसे में सरकार को कितना मतलब प्रिकॉशंस रखने चाहिए, कितना ज़्यादा आप क्या कहना चाहेंगे? आप क्या मानते हैं किस तरीके से पूरी सेफ्टी का ध्यान रखना चाहिए? थर्ड वेव्स के लिए तो ये वैक्सीनेशन का काम जो आज पार्षदों को जिम्मेदारी से दिया गया, तो जिम्मेदारी से हमने निभाया उसको। आज हमने डिस्पेंसरीज के माध्यम से और कम से कम 10 कैंप के लगभग हमने कैंप भी किए हैं, आज भी मैं कैंप लगाता जा रहा हूँ। तो वैक्सीनेशन की भी व्यवस्था करी जाए और साथ में इनको गाइड भी की जाए। आज जो बेरोजगारी लोगों में फैल गई कोविड की वजह से, उस पर भी फोकस किया जाए, उसको फोकस में रखते हुए इनको गाइडलाइन जारी करें। ये नहीं कि किसी का व्यापार खत्म हो रहा है, किसी का धंधा खत्म हो रहा है, वो भूख मर रहा है, अपनी गाइडलाइन अपन पालन करवा रहे हैं। तो उनके भी हित के बारे में थोड़ा सा सोच लिया जाए, उनके हित के बारे में सोचते हुए कदम उठाया जाए। हम गवर्नमेंट के कंधों, अभी जैसे आज हमारे को जिम्मेदारी मिली वैक्सीनेशन की, हम लड़ झगड़ के भी कैंप लाते थे जनता के लिए, 10 बार जाते थे मगर कैंप जरूर लेकर आते थे। तो ऐसी चीज़ें हैं, हम जनता की सुविधा के लिए गवर्नमेंट्स को भी आगे आए। थर्ड वेव के लिए यही है कि आज बच्चों के भी वैक्सीनेशन का इंतज़ाम हो जाए तो और बेटर है, जिससे कि स्कूल्स वगैरह खुल जाएं, एजुकेशन व्यवस्था थोड़ी सुधर जाए, बच्चे भी आज़ादी से घूमने लग जाएं।
थर्ड व्यवस्था की इन बच्चों का वैक्सीनेशन जैसे अमेरिका और ऐसे फॉरवर्ड कंट्रीज़ में हो गई, वो अपने भी यहाँ स्टार्ट हो जाए। वैसे वैक्सीनेशन का कार्य हिंदुस्तान में बहुत अच्छे बड़े लेवल पर हुआ, संतोषजनक कार्य हुआ। इसमें सरकार ने भी देखो पार्षदों का इस चीज़ में सहयोग किया, पार्षदों ने भी कैंप लगाए और अच्छा कार्य रहा। थर्ड वेव के लिए ये है कि हम ये कहते हैं कि आप कोई भी कदम उठाए तो गरीब जनता का उनका हित सोच के काम उठाए। ये नहीं कि गरीब भूखे मर रहा है और अपन उनको गाइडलाइन से पालना करवा रहे हैं। ये मंजर हमने आंखों से देखा जिसमें बहुत लोग परेशान हुए। तो वैसा वापस से चीज़ें ना हो उसके लिए ध्यान रखा जाए, आपका कहना ये है? जी जी। कि तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका हमसे बात करने के लिए और तमाम जानकारी हमसे। हमारी बहुत अच्छी लीडर जो हमारे देश के लिए अपने खून का कतरा कतरा बहाया, इंदिरा गांधी जी, मैं आज उनकी पुण्यतिथि है और मैं उनके सत सत नमन करता हूँ और फूल अर्पित करता हूँ। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। जय हिंद, जय भारत।